सियाटिका है, साइटिका है, मतलब क्या है, कमर से लेके पैर में दर्द हो रहा है तो मुझे साइटिका है, ऐसा जरूरी है क्या हर केस में? और साइटिका क्या होता है कि आपका जितना भी पेन हो रहा है, व्हाट वी डू यूजुअली, हम टैबलेट ले लेते हैं या फिर हम इसके ऊपर मसाज करते हैं, लेग के ऊपर मसाज करेंगे, घुटना दर्द हो रहा है घुटने के ऊपर मसाज करेंगे, बट उसका रूट कॉज क्या है? दिस नर्व। ये जो नर्व है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा ट्रैवल करता है ऐसा, कमर से लेके लंबर से लेके वो ट्रैवल करता है पूरा आपका फीट तक। तो यहाँ पे नर्व जब स्पाइन में कंप्रेस होता है, यहाँ से जो सेंसेशन अराइज होता है वो पूरे पैर में जाता है। तो प्रॉब्लम पैर में नहीं है, आप कितना भी मसल को रिलीज करेंगे वो पेन सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्पाइन में जो कंप्रेशन आया है उसको डीकंप्रेस करना बहुत जरूरी है। अभी ये कंप्रेशन क्यों आता है? लेट एग्जांपल, स्पाइन का ये पोजीशन है तो ये पैरेलल है, उसके ऊपर आप कितना भी वेट दो, 200 किलो का भी वेट देंगे ना तो भी ये बियर कर लेगा, ऐसा भगवान ने बनाया है। बट अगर इसमें डिफॉर्मिटी आ गया, ये बेंड हो गया, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे बेंड हुआ है वो साइड में वो टच होगा, करेक्ट, और वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर जाएगा तो डिस्क बाहर आएगा जेली टाइप, और वही डिस्क बाहर आके फिर आपके नस को पिंच करता है। तो इसीलिए रूट कॉज क्या करना पड़ेगा, रूट कॉज हील करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बेंड हुआ है स्पाइन इसे हमें सीधा करना पड़ेगा, और सीधा करके इसके बीच में जो स्पेस है वो डीकम्प्रेस करके उसको प्रोवाइड कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो डिस्क एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको डिसेक्टोमी का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा होगा ना कि स्पाइन के बहुत कुछ नहीं, छोटा सा ऑपरेशन, वो क्या करते हैं, ये जो डिस्क बाहर है इसको कट कर देते हैं, फिर L4 L5 में होता है, फिर अगेन L5 S1 में हो जाता है। तो 4-4 साल में देखा है मैंने कि 4-4 ऑपरेशन स्पाइन के हो गए। तो डिस्क बाहर आ रहे हैं उसको कट कर रहे हैं, लेकिन रूट कॉज पे थोड़ी ना काम हो रहा है। तो ये जो आपको क्या करना है, हमें एक्चुअल क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। सेम फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, शोल्डर का पूरा ये फ्रीज हो गया है, रेंज ही मेरा कम हो गया, आपके इसमें बहुत ही होता होगा। व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली कि अगर मैं एक ही रिपीटेटिव मोशन है मेरा, तो एक्सेसिव यूज के कारण मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, एंड दैट ब्लड हैज द रोल टू टेक दैट एसिड फ्रॉम मसल एंड मेक इट टू गो लेट गो आउट ऑफ द बॉडी। बट ब्लड जो है ना वो खुद एसिडिक हो गया हमारा, बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी बढ़ गया। ब्लड में जो टॉक्सिन्स लीवर ने स्टोर किए हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में है और वो एसिड फॉर्म में रहते हैं, तो ब्लड खुद एसिडिक हो गया। अभी वो एसिडिक है तो वो एक्स्ट्रा एसिड ले पाएगा क्या? नहीं। जब ब्लड अल्कलाइन हो जाएगा, केमिस्ट्री का पार्ट है, व्हेन इट बिकम अल्कलाइन देन टू बिकम ए न्यूट्रल ब्लड यूज्ड टू एब्जॉर्ब द एसिड। तो मसल के अंदर जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, वो ब्लड कब लेगा, व्हेन ब्लड बिकम अल्कलाइन। तो ब्लड का पीएच जो है वो 7.3 मेंटेन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी वो एसिडिक हो गया तो ज़्यादा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कैरी नहीं कर पाएगा और बॉडी को वो नहीं मिलेगा। तो वो ब्लड का पीएच, टॉक्सिन बढ़ते जाता है, ब्लड एसिडिक होते जाता है। अभी वो ब्लड को अल्कलाइन मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एसिड, यू पुट अ चॉक इन दैट एसिड, तो चॉक जो है वो पूरा उसमें डाइल्यूट हो जाएगा, एंड कैल्शियम जैसे उसमें जाएगा वो अल्कलाइन होने लगेगा सोल्यूशन। तो बॉडी क्या करता है, ब्लड को अल्कलाइन मेंटेन करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम निकालता है और किस में डालता है, ब्लड में डालता है, बिकॉज वो उसका प्रायोरिटी है। तो व्हाट हैपनिंग कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, कि बहुत कम टाइम में जो बोन्स पोरोटिक हो रहे हैं या डिजेनरेट हो रहे हैं, आमवाद बोलते हैं या जो भी हम, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एसिडिटी बढ़ गया है बहुत बॉडी में। जिसको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आप देखो उसके दांत भी जल्दी खराब होते हैं, उसके जॉइंट ज़्यादा पेन होते हैं, उसके बोन्स जो है जल्दी डेंसिटी कम होता है। वाई? तो इसके वजह से। तो और आर्थराइटिस पे काम करना है तो गोली खा के नहीं होगा, गोली खा के तो हम और सिम्टम का दबा रहे हैं सिर्फ, लेकिन गोली से एसिडिटी ब्लड का और बढ़ रहा है। तो ब्लड को अल्कलाइन करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। तो जब ब्लड अल्कलाइन होगा तब ये मसल में से लैक्टिक एसिड एब्जॉर्ब करके वो निकालेगा और मसल फ्री रहेगा। बट वो नहीं निकलता है तो क्या होता है, मसल यूज टू गेट स्टिक टू ईच अदर। तो मसल जो है ना, एवरी मसल हैव 6 लेयर्स, हमें मालूम ही नहीं लिगामेंट तक मसल में, और उनके बीच में एक एडेशन होता है जिसके ऊपर मसल यूज टू ग्लाइड। तो ये ग्लाइडिंग ही खत्म हो जाता है मसल का। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ ना तो ये मसल स्टिफ हो गए, सब उनके बीच का एडेशन ही खत्म हो गया। तो जो अभी ये चेस्ट का ये जो लोअर मसल है इसका कोई
इसमें रोल नहीं है, बट स्टिल व्हाट विल हैपन, अगर ये पूरा जैसे कोट है वैसे ये फ्यूज हो गया तो क्या हो जाएगा, मैंने हाथ ऊपर किया तो ये मसल एब्डोमेन का जिसका कोई रोल नहीं है वो भी मेरा पुल हो जाएगा, बिकॉज इसको मोबिलिटी नहीं है ना। तो ये फ्रोजन शोल्डर होता है कि ये धीरे 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 ये पूरा मसल फ्रीज होते जाता है। तो इसके रूट कॉज जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो इसे क्या करना है, इसे एटलीस्ट हम स्ट्रेचेबिलिटी इसका बढ़ा के हम फ्यूज होने से उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और एक पोस्चर का मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो व्हाट वी डू एग्जैक्टली द डिवाइन टच। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डिवाइन टच में आते हो या फिर हम आपको ऑब्जर्व करते हैं, वी यूज टू ऑब्जर्व योर पोस्चर, आपका पोस्चर एग्जैक्टली कैसे, क्या क्या डिफॉर्मिटी पोस्चर में है और कहाँ पे मुझे काम करना है तो ये पूरा पोस्चर ठीक हो पाएगा। देन वी यूज टू रिलीज योर मसल्स, मसल को पहले रिलीज करते, बिकॉज आई वांट टू अलाइन योर स्पाइन, जो एस शेप हुआ है उसको स्ट्रेट करना है, बट मसल ने ही बॉडी को एनाटॉमी दिया है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे जॉइंट में प्रॉब्लम है, मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है। स्केलेटल सिस्टम में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, वो रिजिड है। आप मसल निकाल देंगे तो वो खड़ा रह पाएगा क्या, स्केलेटल नहीं रह पाएगा। तो मसल के ऊपर बॉडी है ना, तो मसल पे ही काम करना जरूरी होता है। देन वी यूज टू रिलीज योर मसल्स। तो मसल रिलीज मतलब सिर्फ मसाज लेना है क्या, नहीं, मसल की नॉट्स कहाँ कहाँ पे फॉर्म हुई है वो सब आइडेंटिफाई करके हम वो रिलीज करते हैं। देन जो इंटरनल स्केलेटल है उसे स्पेस मिलता है मोबिलिटी के लिए, अदरवाइज इट्स गेट लॉक। हमारा बॉडी क्या हो गया, पूरा ये शेप जो मेरा अगर ऐसा शेप है, एस शेप है, तो बॉडी मेरा लॉक हो गया ये शेप में। अभी मैं कितना भी अलाइन करना चाहूँ वो टेम्पररी अलाइनमेंट होगा, मसल विल अगेन पुल इट टू द सेम पोजीशन। तो मसल को रिलीज करते हैं हम लोग, उसमें जो गांठें बन गई है, और फिर हम बॉडी को मोबिलाइज करके स्पाइन एंड जॉइंट को अलाइन करते हैं। इमीडिएटली आपका प्रॉब्लम जो है वहीं पे आपको सॉल्व हो गया ऐसे लगता है। बट वो एनाटॉमी मेंटेन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट सम पॉइंट मसल बिकम स्टिफ एंड एट सम पॉइंट मसल गेट स्ट्रेच वीक। तो जहाँ पे स्टिफ हो गए वहाँ पे उनको रिलीज करना है, जहाँ पे स्ट्रेच हो गए वहाँ पे रेस्ट करना है, जहाँ पे वीक हो गए वहाँ पे उनको ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, तब जाके वो स्ट्रांग होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, मसल का टोनिंग भी करते हैं, और देन आपके मसल सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम आपका अभी रिहैब हो गया। बट विसरल ऑर्गन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गए थे ना, जो मैंने आपको बोला कि मेरा पेल्विक अगर टिल्ट हो गया, मैं आगे एक इमेज लूंगा उसमें हमें पता चलेगा। तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन को भी हम क्या करते हैं, विसरल मैनिपुलेशन, जो आपके स्टमक के गट के वॉल्स है, अलग अलग इंटेस्टाइन है, स्टमक है, किडनी है, लीवर है, डायफ्राम है। अगर ये आपका पोस्चर है तो आपका डायफ्राम कंप्रेशन में है। तो नॉर्मल पर्सन जितना ब्रीथ करता है उसका 30-40% ही आप ब्रीथ करेंगे, करेक्ट। अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन इंटेक कम हो गया, मसल वीक हो जाएंगे और आपको पेन्स बढ़ेंगे। तो ये बॉडी इज अ वन यूनिट अगर हम बोलते हैं तो ये सब समझना उसमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये लीवर जो है हमारा ऐसा हो गया है या ऐसा होते जा रहा है, उसे अगेन यहाँ तक लाना है। तो गोली खाने से तो वो होगा नहीं, उससे तो हम और टॉक्सिन्स डाल रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगा। ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट ये लटक नहीं रहे ऐसे ही, एक कंटेनर में रखे है भगवान ने, करेक्ट। लेकिन वो कंटेनर जो है ना वही स्टिफ होते जा रहा है, वही कंप्रेस होते जा रहा है। तो ऑर्गन को मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं है, और ये सब मूवमेंट करता है विसरा। तो पहले उसे रिलीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, मसल रिलीज, ये सब करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में जब आपका पूरा विसरल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम तीनों अलाइन हो जाता है, जब आपका ये पेल्विक टिल्ट है ऐसा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए स्पाइन ऐसा होता है, ये हो गया कंप्रेशन में, इधर का स्पेस कम हो गया, तो ये लीवर और डायफ्राम, ये सब, यहाँ का किडनी, ये सब कंप्रेशन में आ गया। यूटेरस है वो टिल्ट हो गया। अभी जब मैं इसे सीधा कर दूंगा तो क्या हो गया, इसे स्पेस मिल गया, बट स्टिल स्टिफनेस है तो वो भी मैंने रिलीज किया। तो अभी ये लीवर को स्पेस मिल गया, वो इमिडिएटली आपको फील होगा, वो काम करने लगेगा। नेक्स्ट डे आप वॉशरूम के लिए भी जाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, आपको इजीली मोशन पास होगा, तो आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। बट स्टिल क्या हुआ है, अभी मैंने अलाइनमेंट कर दिया बॉडी का, मैंने बहुत मेहनत लिया, बट मैंने व्हील अलाइनमेंट ही नहीं किया कार का। अगेन क्या हो जाएगा, वो इंजन अगर टिल्ट हो गया तो अगेन उसका पिस्टन जल्दी खराब हो जाए। तो मैंने तो अलाइनमेंट कर दिया, बट अगेन मुझे आपका अलाइनमेंट मेंटेन रहने के लिए व्हील बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पे हम समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट इमेज है। यहाँ पे आप देखिए, दिस पर्सन हैव अ रोटेटेड फीट, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट फीट, आपने देखा होगा ना, फ्लैट फीट होता है, आर्च ही नहीं रहता फीट में। तो अगर मेरा फ्लैट फीट हो गया तो इसका एंकल इनवर्ड साइड रोटेटेड है। एंकल रोटेट हो जाने के बाद वजह से क्या हुआ, इसका नी जो है इन्वर्टेडली रोटेट हो गया, बराबर। ये एंकल मेरा रोटेट है तो क्या हो जाएगा, मेरा नी भी अंदर के साइड में रोटेट हो जाए। तो ये नी जो ऐसा होना चाहिए, अभी क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो अल्टीमेटली जब मेरा बॉडी का वेट आएगा तो एक साइड में तो नी दब जाएगा। तो यहाँ से एक्सरे निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे घुटने का गैप कम हो गया है। और इधर से निकालेगा तो कोई आके क्या बोलता है, मेरे घुटने का गैप बढ़ गया है। ऐसे पेशेंट आते हैं दोनों, कोई बोलता है गॅप कमी झाला है आणि कोणी म्हणतंय गॅप वाढला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी यूज टू रीअलाइन द नी। और जब नी रीअलाइन हो जाएगा, आप उसको कितना भी यूज करो एक्सेसिवली, वो डिजेनरेट नहीं होगा। बट क्या हो रहा है, वो एक ही बाजू से घिस रहा है ना, तो जाएगा। तो सिर्फ नी नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए फ्लैट फीट हो गया। फ्लैट फीट है तो मेरा बॉडी पोस्चर ऐसा हो गया। अभी ऐसे नहीं चाहिए ना पोस्चर, तो नी अंदर के साइड में बेंड हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मेरा पेल्विक टिल्ट हो जाएगा टू मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पेल्विक टिल्ट हो जाएगा तो हिप जॉइंट मेरा कंप्रेशन में चला गया इधर। अभी मेरा स्पाइन हो गया टिल्टेड, तो ये नेक सीधा रखने के लिए लंबर जो है वो मेरा बेंड हो जाएगा। इमेजिन करो आप ये पोस्चर कैसे बन रहा है, लंबर बेंड हो गया। अभी इसे सीधा रखने के लिए मेरा थोरेसिक टर्न हो गया। अभी नेक ऐसा हो गया मेरा पुष्पा के जैसा। अभी इसको सीधा रखने के लिए क्या करेंगे, ये सर्वाइकल भी स्ट्रेट हो जाएगा। तो स्पाइन कैसे हो गया, एस शेप हो गया, पेल्विक टिल्ट हो गया, हिप जॉइंट बाहर आ गया, नी अंदर के साइड में चला गया और एंकल भी आपका बेंड हो गया। अभी यही पोस्चर बॉडी का अगर है, ये आपका बॉडी का पोस्चर अगर हो गया है, आप इमेजिन करो इसी पोस्चर के साथ आप अगर सब काम करेंगे तो आपके तो ये बॉडी पार्ट्स तो जाएंगे ना काम से। जहां जहां पे आपका स्पाइन बेंड हुआ है वहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा ना। अगर स्ट्रेट कोई सलाई जो है वो स्ट्रेट है, उसके ऊपर आप प्रेशर रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसको थोड़ा भी बेंड है कहीं पे, थोड़ा सा भी आप प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे बेंड है वहां से वो बेंड हो जाएगा। तो स्पाइन में ये बेंड्स आ जाते हैं। तो जहां जहां पे बेंड है वहां पे डिस्क बल्ज हो जाता है। और फिर जब डिस्क बल्ज होता है, फिर हाथ पैर में सेंसेशन, मूंगी आना या सेंसेशन चले जाना, पेन होना, ये सब चालू होता है। और हम सिम्टम को ही ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन रूट कॉज कहीं और ही रहता है। तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसमें एक वीडियो मैंने आपके लिए रखा है, एक क्रिकेट प्लेयर है, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे। A 50-year-old cricket enthusiast suffered a stroke after playing 2 matches, an activity he typically does 2 to 3 times a week. His wife disclosed that he had been experiencing back pain due to a slipped disc condition for 8 to 10 years. This information enabled Dr. Natasha Gupta to comprehend the impact of the back condition on the spinal dura. She deduced that the traction forces from the back to the neck must have altered the pressure on the vessels, thereby forming dural adhesions. On observation, Dr. Natasha found patient's right leg was functionally shorter due to fascial chain shortening. His right hip was stuck in an elevated position and in an external rotation position. On listening technique, when she placed her hand on his head, she could feel his right side of the head was pulling her hand laterally, and then it rapidly moved her hand in an external rotation position. Practitioner also found his skull had osseous restrictions, had loss of elasticity in the bones of the skull, mainly the frontal bone. A 50 Okay, so due to the postural deformity ये सब हो गया। क्या हुआ, ये बोन्स जो है ना ब्रेन्स के, ये 7 जो बोन है वो स्टिचेस क्यों है उसके, उसमें वो अलग अलग क्यों रखे, बिकॉज ब्रेन को फंक्शन करने के लिए वो फ्लेक्सिबल होने बहुत ज़रूरी है। ये स्कल है ना, ये फ्लेक्सिबल रहता है, ब्रेन के जैसा ज़रूरी है वैसा वो एडजस्ट करता है ब्रेन के लिए। बट उनके ऊपर भी मसल है, ये हम सब बॉडी का मसाज करते हैं लेकिन ये मसल के बारे में सोचते नहीं है। ये भी स्टिफ हो गए तो क्या हो गया है कि वो ब्रेन
वो जो बोन्स है वो एक्सपांड नहीं कर पा रहे, उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, ब्रेन के ऊपर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है और फिर ये अकर होता है। तो उसका रूट कॉज कहाँ पे आ गया, उसके पोस्चरल डिफॉर्मिटी में आ गया पूरा। तो वो कहाँ पे चला गया, उसके फीट में चला गया। सो आवर फीट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो मैंने यहाँ पे आप ये इमेज देख रहे हो, तो ये कैंप हम कॉर्पोरेट के लिए लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके फुट का स्कैनिंग करते हैं। एक मशीन हम लेके आते हैं जिसमें आपके फुट का पूरा स्कैनिंग होता है और आपको रिपोर्ट मिलता है कि आप ऐसे तो बोलेंगे मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन स्कैनिंग में पता चलता है कि आपके बॉडी का तो 65% वेट एक ही साइड में जा रहा है, एक साइड में 45% ही आ रहा है, 35% ही आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अवेयर, सर इसको अलाइन करो। तो हम बहुत कुछ बोलते हैं पेशेंट को, लेकिन वो सुनते नहीं है, बिकॉज उनको दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन हमें दर्द हो रहा है वो देख के कि भाई तेरे बॉडी में इतना प्रॉब्लम है, आगे जाके तुझे ये होने ही वाला है, बट वो सुनते नहीं है। और जब रिपोर्ट बोलता है तब वो बोलते सर अभी ठीक कर दो इसको। मेरा 80% वेट अगर मेरा बैक हिल पे जा रहा है तो क्या करेंगे, अभी वो उंगलियों में जो डिफॉर्मिटी आ गया ना। तो ये बैड हैबिट्स जो हमने कुछ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट में मैं आपको बता के जाऊंगा कि हम ग्राउंडिंग नहीं करते। अगर किसी सर्किट में लीकेज करंट जा रहा है, वो प्रॉपरली परफॉर्म करेगा नहीं करेगा ना। लीकेज अर्थिंग क्यों देते हैं हम, लेकिन हमारे बॉडी भी पूरा सिग्नल्स जो जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही है। तो हम स्टैटिक करंट हमें लगता है ना, कभी कभी किसी को हाथ लगाए तो चट से लगता है, वो क्या है, तो वो लीकेज करंट कहीं पे तो पास होना ज़रूरी है। तो हम हमारी जो सबसे पहली जो माँ है हमारी ज़मीन, उसको हम भूल गए, हम ग्राउंडिंग ही नहीं करते खुद का, और उसके वजह से भी ये सब प्रॉपर सिग्नल बॉडी में पास नहीं होते हैं और डिफॉर्मिटीज क्रिएट होते जाते हैं। तो उसका भी मेरे पास एक वीडियो है। तो हमें क्या करना है, घर पे जाने के बाद Did you know there's a powerful sensory connection between your feet and brain? The feet play a crucial role in how your brain perceives movement. By making direct skin contact with the ground, your brain creates neural pathways more efficiently. Walking or standing barefoot engages the muscles and connective tissues in your feet differently than shoes with arch support. Over time, this practice can significantly improve arch strength and structure. Want to learn how to improve your foot posture? Comment feet and we'll send you. ओके, तो हमें क्या करना है, घर पे जाने के बाद बेयर फुट चलना है ज़मीन पे नीचे, बहुत ज़रूरी है। नहीं उतना पॉसिबल, आज के डेट में ज़मीन मिलता ही नहीं है, तो उसका मैट भी आता है ग्राउंडिंग का, जो अपने सॉकेट में वायर लगता है अर्थिंग के, इसमें ही खाली प्लग रहता है, और उस पर पैर रख के भी बैठेंगे तो भी ग्राउंडिंग होता है। तो ये गैजेट भी है। तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ना ये कुछ डाला ही नहीं है, तो हमें जो है मार्केट बना के रखा है पूरा। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट। Having hyperlordosis in your lumbar spine directly points to the idea of a lower cross syndrome. Basically, your pelvis can be viewed as a rotating object controlled by 4 strings. The tension in one pair of strings can change the position of the pelvis, which in turn affects the tension in the other pair of strings. When you're sitting, your hip flexors become accustomed to a shortened position, while your gluteal muscles adapt to a lengthened one. When you stand up, this shift in tension introduces uneven forces on your pelvis, resulting in its rotation. This rotation pre-shortens your lumbar extensors, increasing their excitability, and pre-lengthens your abdominal muscles, making them more lazy. ओके, तो क्या हो रहा है, जब जो रेड दिख रहा है आपको वो मसल हो गए स्टिफ, और जो ग्रीन दिख रहे हैं वो हो गए स्ट्रेच। अभी आप कोई एथलीट देखेंगे तो उसके आप हिप्स देखिए, वो टाइट रहते, लेकिन नॉर्मल हम लोग हैं, हमारे उतने टाइट दिखते हैं क्या? यही हो गया, वो स्ट्रेच हो गया पूरा, तो उसमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहा है। तो अभी क्या हो गया है कि कंटिन्यूअसली सिटिंग पोजीशन की वजह से एब्डोमेन और ये थाई के जो मसल है वो हो गए स्टिफ, और ये स्ट्रेच हो गए, ये स्टिफ हो गया, ये स्ट्रेच हो गया। तो क्या हो गया, जो पेल्विक का पोजीशन देखो कैसा हो गया,
तो ये कहाँ से आ गया? जो बैठे बैठे जॉब करते हैं हम, जो भी चीज़ें अभी जिसका ज़्यादा झुकना है उसका उल्टा हो जाता है, बराबर, या जैसे भी है। तो इसे रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी इसमें आप देखो, अगर आपका पेल्विक डिस्फंक्शन हो गया, मतलब पेल्विक को दो मूवमेंट है, एक अप डाउन है और एक रोटेटेड है, तो मेरा पेल्विक अप डाउन भी हो गया और रोटेट भी हो गया, तो पेल्विक के ऊपर जो रेस्ट ऑर्गन है इंटरनल, वो तो स्केलेटल के ऊपर ही रेस्ट है ना, वो नहीं तो सब नीचे गिर जाएंगे। तो पेल्विक के ऊपर क्या है, क्या निर्भर करता है आपका? योर ब्लैडर, योर यूटेरस, योर किडनीज। तो अभी लेट एग्जांपल लेडीज के लिए जो पीसीओडी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, सब चीज़ें, फाइब्रॉइड्स डेवलप हो रहा है, यूटेरस निकालने के लिए बोलते हैं, उसका रूट कॉज क्या है? वो मेडिसिन खाने से नहीं ठीक होने वाला है, उनका फनल जो है ना वो टिल्ट हो गया और ऐसे भी हो गया। तो क्या हो गया? अगर जब क्लींजिंग होगा तो पूरा रेसिड्यू निकलेगा क्या बाहर? कुछ तो बचेगा ना, क्योंकि फनल ही मेरा टिल्ट हो गया, तो वो रेसिड्यू हर महीना बचेगा, तो उसके ऊपर ही सेडिमेंटेशन होते हुए क्या हो जाएगा? वो फाइब्रॉइड डेवलप होते जाता है। और बॉडी को लगता है ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है, तो बॉडी क्या करती है? एक्सेसिव टॉक्सिन जो है वो बॉडी उसके ऊपर स्टोर करते जाती है, तो फिर वो और टॉक्सिसिटी बढ़ते जाता है और वो फाइब्रॉइड डेवलप होता है। अभी पीसीओडी के जो पेशेंट आते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनका पेल्विक जो है वो अलाइन कर देते हैं, यूटेरस जो स्टिफ हो गया है उसे रिलीज करके उसको भी अलाइन करके एक्टिव कर देते हैं। इमीडिएटली उनका क्लींजिंग इतना फास्ट चालू कर देता है बॉडी खुद, 2 से 2.5 महीने में 3-3 किलो के फाइब्रॉइड भी नेचुरली बॉडी ने ही क्लियर कर दिए। तो बॉडी से अच्छा डॉक्टर है ही नहीं, लेकिन वो खुद अटक गई है। तो ये जो हमारी बॉडी है या सब जो सिस्टम है जो कहीं पे फर्स्ट सेकंड गियर पे अटक गई है ना, उसे टॉप गियर पे अगर हम शिफ्ट कर देंगे ना, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम से बॉडी खुद ही आपको मुक्त कर देगी, चाहे वो कैंसर भी रहे। तो अभी लास्ट देख लेंगे 5 मिनट के में कि हमें घर पे जाके क्या करना है। ओके, ये तो मैंने बोल दिया। ये कैंप्स भी हम रखते हैं, बहुत से वर्कर को टाइम ही नहीं रहता है सेंटर पे आने के लिए, तो कंपनी अगर कॉल लेते हैं तो हम यहाँ पे भी एक दिन फिक्स करके हम यहाँ पे आके भी आपको ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। और एक बार आपका अलाइनमेंट हमने कर दिया, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको रिहैब, सेल्फ रिहैब के टेक्निक्स भी हम सिखाते हैं। वो सेशंस भी रेगुलर वीकली वंस या ट्वाइस आके भी हम शिफ्ट वाइज ले सकते हैं। फिर आप में से कोई एक बंदा, जैसे सर सेफ्टी मैनेजर है, तो इनके लिए भी सर हम ट्रेनिंग रखते हैं कि हम कितने लोगों तक जा पाएंगे ना। मेरा गोल तो है कि मुझे 2 करोड़ लोगों तक अगले 10 साल में पेन फ्री लाइफ देना है। तो आप ही इनिशिएटिव लेके 1-2 लोग आके हमारे पास ट्रेनिंग अगर लेके जाते हैं, तो 100 में से 70 केसेस जो यहाँ पे पेन हो रहा है आप यहीं पे कर लेंगे। तो आपका मतलब एम्प्लॉय बोलेगा ना, सर मेरा बैक पेन हो रहा है, कल मैं नहीं आता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, लेट जा, आप वहीं पे कर देंगे। वो बोलेगा सर हो गया, छुट्टी मत ले। तो इफिशियंसी बढ़ेगा सर, बाकी कुछ नहीं। और दूसरा क्या होता है कि मेरा बैक पेन है, मैं बैठा हूँ, तो मैनेजर क्या बोलता है, प्लांट हेड, ठीक है रेस्ट कर ले। अभी दूसरे को नहीं है, लेकिन उसको देख रहा है ना, इसको फेवर मिल रहा है, तो इसका सबकॉन्शियस माइंड भी सिग्नल देता है, तू भी थोड़ा सा आराम कर ले। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वाले बैठे हो, इसके लिए मैंने ये चीज़ बोला, वर्कर रहते तो नहीं बोलता। तो ये फायदा है इसका कि अगर हम एक एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे आपका एनुअल प्रॉफिट कंपनी का मिनिमम 3% से लेके 13% तक भी ग्रोथ हमने देखा है। तो जैसे हम कैंप लेते हैं उसमें हम ये भी डायग्नोस कर सकते हैं कि हम स्कैनिंग करते हैं एम्प्लॉय का। जैसे मैंने 500 एम्प्लॉयज का स्कैनिंग किया, तो उसमें से बॉडी मूवमेंट किसका कितना है, जैसे 27% है द लिफ्टिंग जॉब, बेंडिंग जॉब जो है 33% लोगों का है। 1 घंटे से ज्यादा एक ही मूवमेंट कितने वर्कर कर रहे हैं, तो 4% वर्कर 1 घंटे से ज्यादा वही मूवमेंट कर रही है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए किया था हमने, कितने बॉडी पार्ट उनके डिस्कम्फर्ट में, तो सबसे ज्यादा 40% लोगों को लोअर बैक का इशू था, बिकॉज इट्स अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। और मेडिकल ट्रीटमेंट कितने लोगों ने लिया है, ओनली 26% कुछ तो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनके पेन के लिए दे रहे, बाकी सब लोग वैसे ही गोली खा के पेन को सप्रेस करके वो अगेन एंड अगेन उसी बॉडी पोस्चर के पेन के साथ वही काम कर रहे, तो उनका एफिशिएंसी कम होता ही है। तो ऐसा रिपोर्ट भी हम कंपनी के लिए बना सकते हैं। देन वी टारगेट कि पूरे 500 नहीं, लेकिन उसमें से जो क्रिटिकल है 50 पहले उनको हम ठीक कर ले। ये ओल्ड एज का मैंने जो आपको बोला था, तो एक्सरसाइज आपको क्या करना है,
जो कंप्यूटर पे वगैरह हम काम करते हैं, आपको आई पाल्मिंग करना है। ओके, तो कम से कम आपको 4 सेकेंड के लिए इनहेल एक्सेल जो है नोज से जो ब्रीदिंग है वो करना है एवरी 1 आवर या एटलीस्ट 2 घंटे में तो भी एक बार आपको करना ही है। एवरी 45 मिनट्स में किया तो अच्छा ही रहता है। एंड आपको आई पाल्मिंग करना है, डीप ब्रीथिंग करना है 50 to 30 मिनट्स के लिए। हाँ, ये मैं पीपीटी दे दूंगा सर। नहीं ये वीडियो नहीं सो आई पाल्मिंग आपण ऑलरेडी करतोच ना, रब कर लो हाथ को और आप पे रख के एक 4 सेकंड के लिए मेंटेन करो और 15 to 30 सेकंड के लिए आप डीप ब्रीदिंग करो और उठ के आपको खाली 10 स्टेप चलना है। 10 स्टेप जाओ आओ और फिर बैठ जाओ, तो वो रिजिडनेस भी नहीं होगा और डायफ्राम भी रिलीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रेच है, ओके, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, रिपीट फॉर 2-3 टाइम्स। जो स्ट्रेच है ना उससे बाहर आने के लिए, तो ये कैसे रहेगा नेक्स्ट स्ट्रेच आपका, ये हाथ जो है आपका पैरेलल जाएगा कान के ऊपर, करो सब। हम तुम्ही ऍक्टिव्हिटी घेतली तरी चालेल। और इसे स्ट्रेच करेंगे। अभी आपको क्या है, कोई भी बोलेगा ये स्ट्रेचिंग करो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सबसे की इंग्रेडिएंट्स एक ऑस्टियोपैथ ऐड करता है, क्या कि आपको ये जो शोल्डर है ना उसको नीचे पुल करना है। मतलब जब नेक आप इधर स्ट्रेच कर रहे हो तो शोल्डर को नीचे पुश करना है, शोल्डर नीचे पुश होगा और नेक इधर। अभी स्ट्रेच आ रहा है क्या? जब शोल्डर नीचे पुश नहीं कर रहे थे तो स्ट्रेच आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो ये बहुत जरूरी होता है कि मायोफेशियल स्ट्रेचिंग और सिर्फ स्ट्रेचिंग में ये फर्क है कि वो टेम्पररी है, बट एक्चुअली रिलीज करना है तो ऐसे तो करना है, बट ये शोल्डर को भी नीचे पुल करना है आपको। और ये 15 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और एवरी ब्रीथ आउट पे वो स्ट्रेच बढ़ाते जाना है, तब आप फील करेंगे कि वो रिलीज हो रहा है। और इमीडिएटली आपको ऑब्जर्व भी होगा आपके नेक पेन जो है वो रुक गया है। देन ओवरहेड स्ट्रेच, ये तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। एवरी 15-20 मिनट्स में आपको क्या करना है, मैं 20-20-20 का प्रोटोकॉल आपको यूज करना है। जो बैठ के काम करते हैं या खड़ा रह के भी करते हैं, तो जस्ट यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी लाइक दिस। इसमें पैर नहीं उठाने, बैठे बैठे ही कर सकते हो। और एवरी ब्रीदिंग पे ये स्ट्रेच आपका बढ़ते जाएगा। तो ये स्पाइन जो है ना, जो कंप्रेशन में जा रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, डिकम्प्रेस कर रहे हैं। तो सर Ashish sir, 1 minute. Mridul sir, you want to say something? Yeah, Ashish, this is Mridul Chaturvedi. I have एक तो बैक पेन का मेरे को इशू है, प्लस फ्रोजन शोल्डर है। तो जो अभी आप एक्सरसाइज जो दिखा रहे हो स्ट्रेचिंग वाली, ये फ्रोजन शोल्डर में कर सकते हैं या क्योंकि थोड़ा सा दर्द होता है इसलिए पूछे। डेफिनेटली कर सकते हैं ना सर, तभी तो आपका ये फ्रीज शोल्डर जो है ना वो रिलीज होगा। और फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप पर्सनल कंसल्ट करेंगे तो। बट स्टिल नेक्स्ट स्ट्रेच में आपको क्या करना है सर, ये स्ट्रेच तो करना ही है, शोल्डर नीचे पुल करेंगे, नेक को स्ट्रेच करेंगे, उसी के साथ आपका फ्रोजन है तो आपका स्कैपुला भी इन्वॉल्व है ना, तो आपको क्या करना है, क्रॉस नेक स्ट्रेच भी करना है। हाँ, तो क्या करेंगे, सामने से हाथ जाएगा, ये राइट साइड, राइट हैंड जो है लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर स्ट्रेच करेंगे और वही शोल्डर को नीचे पुल करेंगे, तो आपका ये जो बैक लाइन है वो भी उसमें आपका रिलीज होगा। मतलब फ्रोजन शोल्डर का ये और ये बैक वाला, ये स्कैपुलर लाइन, वो दोनों हमने कवर कर लिया। और भी बाकी कुछ प्रोटोकॉल है तो मैं आपको गाइड करूंगा। वेयर यू आर फ्रॉम सर? आई एम फ्रॉम वडोदरा। वडोदरा। So you consult me on a video call. We will take consultation and I will guide. I will share some videos also with you. तो हाँ, यहाँ पे बेसिक चीजें। और सर इसे हम क्या कर सकते हैं, वी यूज टू फॉरगेट दिस थिंग्स, मैं निकल गया तो आप भूल जाएंगे। तो हम जब कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं तो हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे वर्किंग स्पेस क्या है, क्या प्रोफाइल है, वो हिसाब से जो चीजें करना जरूरी है ना उसका हम पोस्टर ही लगा देते हैं जगह जगह पे। तो जब भी आपकी नजर उस पे जाते हैं आपको वो 30-20 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जहाँ पे स्टैंडिंग है उनके लिए क्या करना है, वो अलग सेट ऑफ स्ट्रेचिंग रहेगा, और जिनका सिटिंग जॉब है उनके लिए अलग रहेगा। देन ये आपका पोस्चर डेवलप ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है, एवरी 40 मिनट्स में, 30 मिनट्स में या एटलीस्ट 1 आवर में
हाथ पीछे रखेंगे और 20 टाइम्स ये पूरा पीछे भी स्ट्रेच होगा और ये पूरा हाँ पसार के नेक पे रख के ओके। अभी इससे क्रैकिंग भी होगा आपका, और ये जो पोस्चर नेक फॉरवर्ड हो रहा है ना, उसे हम रिहैब करते रहेंगे मसल्स को, ठीक है। तो ये 15 टाइम्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सभी करेंगे तो फिर शर्माने की बात नहीं ना, वो सब करेंगे। खड़ा होने का राइट पोस्चर क्या होता है, किस टाइप का? सर फ्रोजन शोल्डर के लिए और एक मैं बोलता हूँ, आपको बता देता हूँ, ये शोल्डर श्रग लिफ्ट भी करना बहुत जरूरी है। ओके, तो बैठे बैठे क्या करेंगे शोल्डर्स को, क्योंकि शोल्डर को हम रिलीज करके रखते हैं, हम क्या है हैंड रेस्ट पे ही वो रख दिया, वे वीक हो जा रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे होल्ड करेंगे, और होल्ड भी आगे नहीं पीछे स्ट्रेट करके ऊपर करके इसे एक 15 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे, देन रिलीज करेंगे। तो ये एक्टिविटी ब्रेक में भी आप अगर करते हो, एक 10 मिनट का एक्टिविटी, तो डेली हो सकता है। बहुत सारे लोग वेस्ट पेन जो होता है ना, तो ऐसा झटका देते हैं। हाँ, तो वो तो मैं दैट्स वाई मैं स्टार्टिंग में आपको बोला ये जो है ना ये गलत है, बिकॉज ये मसल रोटेशन के लिए बने ही नहीं, वो उतने स्ट्रांग नहीं है। आपको बेंड होना है ना, आपको यही अगर फ्री करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते। अभी इसमें क्या हुआ, मेरा हिप रोटेट हुआ, सो हिप रोटेट होना जरूरी, ये बहुत गलत है झटका देना। आपको वो करना ही है ना, तो आप ऐसे करेंगे तो भी बैक होता है। और आपका अगर थोरेसिक आपको स्टिप लग रहा है ना, हम ये क्यों करते हैं, कमर के लिए नहीं करते, ये ऊपर के स्पाइन के लिए हम करते हैं बैठे बैठे। तो आवाज आता है तो हमें क्या लगता है कि अच्छा लगता है, अभी वही आवाज निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये हाथ ऐसे रखने हैं और बॉडी नहीं मूव होगा, ओनली हैंड्स विल मूव, लंबर मूव नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ यही बॉडी पार्ट। तो इसमें भी आपका अगर स्टिफ है तो आवाज आएगा, आया भी होगा किसी को, तो उसमें भी स्टिफ हो जाता है। और बाकी लोग सेल्फ कायरोप्रैक्टिक करते हैं, वो नेक को ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो सेल्फ कायरोप्रैक्टर मत बनो, इससे आपका एडलास्ट और सर्वाइकल के इनिशियल जो वर्टिब्रा है वो रोटेट हो जाते हैं, और उससे फिर आपको बहुत सारी सीवियर बीमारी जो है ब्रेन की स्टार्ट हो जाती है। अभी रोटेशन करना ही जो आपने बोला सर, तो आप चेयर पे बैठ के ऐसा स्ट्रेच ले सकते हो, चेयर को पकड़ के आपको स्ट्रेच करना शोल्डर। अभी इतना स्टिफ है कि जा भी नहीं रहा है, तो ये स्टिफनेस को अगर ठीक करना है, आपके लीवर को आपको ठीक करना है, तो हम तो लीवर डिटॉक्स करते ही है, आपके गैलस्टोन में भी स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर निकालने के लिए बोलते हैं, आप हमारे पास आते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही रात में हम आपके गैलस्टोन आपके बॉडी के बाहर क्लींजिंग थेरेपी के थ्रू निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोटोकॉल हमारे पास ही मिलेगा आपको, बिकॉज ये सब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, और जहाँ पे जो परफेक्ट चीज़ें हैं वो हमें मालूम ही नहीं है, वो उस पूरे वर्ल्ड से एक जगह पे लाके डिवाइन टच ने रखा है। और दूसरा है क्या है, फिर एक काम करो कि 7 बजे के बाद आप खाना बंद करो, क्योंकि लीवर का क्लींजिंग साइकिल क्या है 11 से लेके 2 बजे तक। तो लीवर क्या करेगा, सब कचरा बॉडी में से निकाल लेगा, एसिड्स, इंटेस्टाइन का सेडिमेंटेशन सब निकालेगा, लेकिन उसको क्लींजिंग के लिए हम टाइम ही नहीं देते, बिकॉज डाइजेशन इज प्राइमरी वर्क फॉर द लीवर। क्योंकि जब खाना अंदर जाता है तो ये पूरा गट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम लीवर का क्लींजिंग साइकिल है रात को 11 बजे से लेके 2 बजे तक, लेकिन 3 घंटा एटलीस्ट उसको लगता है जो खाया है उसको पचाने के लिए, और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद वो थोड़ा रेस्ट लेता है और फिर क्लींजिंग स्टार्ट करता है। और वो क्लींजिंग स्टार्ट होने के लिए भी पहले हमने सो जाना बहुत जरूरी है, उसी मोड में वो क्लींजिंग स्टार्ट करता है। अभी हम लीवर को क्लींजिंग का टाइम ही नहीं देते, बिकॉज हम खाना ही 9-10 बजे खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए ही 10 बजे खाएंगे, 11-12-1 बजे तक तो वो डाइजेशन में ही रहेगा लीवर, फिर वो कुछ रेस्ट करेगा, उसके पास आधा पौना घंटा रहेगा क्लींजिंग के लिए,
तो वही टाइम पे क्या होता है, बॉडी में आए 1000 टॉक्सिन, वो 200 ही निकलता है, 800 टॉक्सिन फिर उसको दूसरे दिन स्टोर करने पड़ते हैं बॉडी में कहीं। तो ये आप 21 दिन कर लेंगे, खाली पेट सोएंगे तो भी आपको अनुभव होगा। तो इसीलिए हमें क्या किया है, हमें हर 15 दिन के बाद एकादशी का व्रत बोला है। अभी जो जापानीज पर्सन को ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए नोबेल मिला, उसने एकादशी का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऑब्जर्व किया और बस वही इम्प्लीमेंट किया, उसको इफेक्ट मिले, उसने थेसिस रखा, उसको नोबेल मिल गया। लेकिन एकादशी में हम क्या करते हैं, हम फलाहार को छोड़ के हम फराळ करते हैं, मतलब और प्रोसेस फूड और तला हुआ खाते हैं, मतलब और बॉडी को संकट में डाल देते हैं। तो तब रेस्ट चाहिए बॉडी को, क्यों, डिटॉक्सिफिकेशन का वो एक प्रोसेस है, लेकिन हम बॉडी को कभी वो रेस्ट ही नहीं देते। देन ये एक स्ट्रेच है, आप पीछे लेके आप स्ट्रेच करके रख सकते हो। तो ये सब नेक और शोल्डर और बैक में आपको आएगा। देन फुट का पंपिंग है, आप बैठे हो ना, बैठे बैठे आपको क्या करना है, जब भी आपके दिमाग में आता है 50 बार ऐसा कर लेना है पैर, क्योंकि वी हैव 2 हार्ट। पहला तो हमें मालूम है, दूसरा क्या है, अनदर इज आर काफ्स, जो स्टैंडिंग जॉब है, जिनको वेरिकोज वेन्स होता है, बराबर, हिल पेन है, बाकी सब है, क्या होता है, नीचे का जो इनप्यूरिफाइड ब्लड है वो आता ही नहीं ऊपर तक, और लिम्ब भी नहीं आता है, वो लिम्ब भी नीचे ही रह जाता है, तो पैर में सूजन आती है। तो ये जो काफ है ना हमारे, इट्स अ सेकंड हार्ट। जब हम मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो ये मूवमेंट जब करता है काफ, तब वो नीचे का ब्लड ऊपर पंप करता है। लेकिन हमारे काफी इतने स्टिफ हो गए, हम वो मूवमेंट ही नहीं करते। तो आप जब भी बैठे हो, जब भी आपके दिमाग में आता है, आपको बस ये करना है, ये मूवमेंट 100 बार कर लो, 50 बार कर लो। रात को बेड पे सो रहे हो, सोने के बाद ये 50 बार कर लो। या फिर आपको और एक चीज मैं बताऊंगा, घर पे जाने के बाद क्या करना है, सब लोगों को घर पे जाने के बाद 90 का प्रोटोकॉल करना है। तो 90 तो मतलब क्या करना है, 90 का पोजीशन लेना है, 90 का टैग नहीं लेना है। तो वो प्रोटोकॉल में मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग देख लेते हैं कि हमारा एक्सेसिव यूज है, तो ये एक स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा स्ट्रेचिंग करो आपको पेन फील होगा। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, पेन सिम्टम आने के बाद हम छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि हमारे से सहन नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल हीलिंग तो पेन के बाद ही स्टार्ट होता है, कि एज यूर पेन गेट ऑन इंक्रीज, ये मसल हीट होते जाता है, और हीट होते 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 वो स्टेज जो है ना, वो एक लेयर से दूसरे लेयर से तीसरे लेयर, ऐसा वो लिगामेंट तक जाता है। तो ये होल्ड करना है एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए आपको। तो ये होल्ड करेंगे, तुरंत आपको इमीडिएट, आपका जो हाथ में क्रैम्प आया है या फिर इधर पेन होता है उंगलियों में, ये आपको तुरंत रिलीफ उसमें दिखेगा। हैंड स्ट्रेट रहेगा, और इसको स्ट्रेच को हम बढ़ाते ही जाएंगे और होल्ड करेंगे 30 सेकेंड के लिए, या 30 डीप ब्रीदिंग तक आप करो एवरी ब्रीदिंग। फिर ये हो गया, फिर ये कर, इसमें और ज्यादा स्टेज है। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखा है ना, उसमें आप पोस्टर लगा दो सर, जब जो दिखता है तब वो कर लेना। ओके, और हाँ देखो ये रहेगा, वही मैं बताने। तो ये जो है ना, ये मत करो किसी का भला बुरा हो सकता है, लेकिन कभी भी ये फिंगर ऐसे या ऐसे मोड़ना नहीं है, आपको मोड़ना ही है। तो ऐसे पकड़ना है और इसका सिर्फ इसको क्या करो, मोबिलाइज करो। फिंगर शुड बी स्ट्रेट, और थंब यूज नहीं करना है। खाली ये जो 4 उंगली या 3 उंगली है, इससे फिंगर मैंने ग्रैब किया और मैंने उसको पुल किया खाली। इससे क्या होता है, वो डीकंप्रेस होता है। तो ये मूवमेंट दिया ही नहीं है भगवान ने, तो क्यों करने का, ये भी नहीं दिया है। आप उसको ऐसा करो ना, आवाज आता है। सो ये फिंगर स्क्वीज हो गया। अभी खुद का केयर कैसे करेंगे, तो रात को जब हम सोते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना रिजिड प्लेटफॉर्म रहेगा उसके ऊपर आपको लेटना है। बहुत नरम प्लेटफॉर्म पे लेटना नहीं है, पिलो लेना ही है, लेकिन उतना ही कि मेरा सर्वाइकल जो है ना वो स्ट्रेट रहे, वो नीचे गर्दन कोलैप्स ना हो, वो पैरेलल रहे जो खड़ा रहने के बाद, उतना ही पिलो आपको लेना है। और एक पिलो आपको क्या करना है, आपके घुटने के नीचे रखना है। तो क्या हो जाएगा, आपका पेल्विक जो है वो ऊपर आ जाएगा, और बैक देखेंगे तो पूरा स्ट्रेट फ्लोर को आ जाएगा।
अदरवाइज क्या होता है, हमारा लंबर का कर्व मेंटेन करने के लिए मसल ऑलवेज रात भर एंगेज रहते हैं, लेकिन जब पेल्विक आपका ऊपर आता है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं एक पोजीशन। और अगर वन साइड पोजीशन लेते हो तो ये जो एवीएन का प्रॉब्लम हो रहा है ना आज के डेट में, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है, वन साइड्स होते हैं और इसका एंगल ये है ना, ये नहीं रहता है, ये ऐसा हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो रात भर उसी पोजीशन में रहने की वजह से मसल रिजिड हो जाते हैं। और ये अभी क्या हो गया, मैं ऐसा हूँ तो हिप जॉइंट अंदर है, ऐसा किया तो हिप जॉइंट बाहर आ गया और ऊपर भी चला गया, तो एनाटॉमी बिगड़ गया और घिसने लगेगा। तो इसीलिए क्या करना है, अगर आपको एक करवट पे ही सोने की आदत है तो दो पैर के बीच में आपको पिलो लेके ही सोना है, जिससे ये हिप जॉइंट कोलैप्स नहीं होगा, ये पैरेलल ही रहेगा। ये करके देखो, आपको इसमें आराम आएगा। जिनका बैक पेन है बहुत ज्यादा, ये कर्व बढ़ गया है मैंने जो बोला, उन्हें क्या करना है, सुबह उठने के बाद वही पिलो नाभि के नीचे, पेट के नीचे लेना है, यूटेरस पेट के नीचे, और आधा घंटा या 20 मिनट्स ऐसा लेटना है आपको। मतलब क्या होगा, ये साइड से प्रेशर क्रिएट होगा और जो स्पाइन में कर्व बढ़ते जा रहा है वो रिएक्ट होने में आपको फायदा होगा। देन ये देखो 90, तो घर पे जाके हर एक बंदे ने सुबह उठने के बाद, सुबह टाइम मिलता है तो, और रात को सोने से पहले, बाकी कुछ मत करो आप। मैं तो बोलता हूँ जिम, एक्सरसाइज, रनिंग कर रहे हो ना, वो छोड़ दो। जब तक बॉडी प्रॉपर पैरेलल अलाइन नहीं है, आप जंपिंग भी मत करो, रनिंग भी मत करो, उससे और आपका ढांचा कोलैप्स होगा। आपको ये करना है, घर पे जाने के बाद, फ्रेश हो जाने के बाद आपको ऐसे लेटना है फ्लोर पे और पैर पूरा ऊपर लगा देना है। इसमें आपका स्पाइन पूरा न्यूट्रल हो जाता है, मसल पूरे रिलैक्स हो जाते हैं और इमीडिएटली बॉडी का रिहैब स्टार्ट होता है। विद इन 20 मिनट्स पूरा दिन भर का जो थकान आ गया है मसल को या स्पाइन को, वो पूरा रिहैब हो जाता है। और 1 घंटे तक करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ये करना है। अभी इसमें क्या है, ऐसे हाथ है, चलो इसमें आपने मोबाइल देख लिया तो भी मैं आपको छूट देता हूँ उसकी, कि आधा घंटा 20 मिनट आप मोबाइल देख लो, लेकिन फिर ये हाथ क्या करने हैं आपको, बाद में पीछे कर देने पूरे। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन में आपका लंबर जो है वो रिलैक्स हो रहा है, लेकिन अगर आपका काइफोटिक कर्व डेवलप हुआ है ना, तो वो रेस्ट नहीं हुआ है। अगर है तो, जिसका है वो लेटा भी तो क्या हो जाएगा, ऐसा रहेगा ना, उसका गर्दन थोड़ा ऊपर रहेगा। अभी इसे भी रिहैब करना है मुझे, सर्वाइकल को, तो मैं क्या करूंगा, हाथ पूरे पीछे कर दूंगा। मतलब ऐसे ही ये हाथ पूरे पीछे आ जाएंगे, तो जैसे ये पीछे आएंगे क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा और मेरा सर्वाइकल थोरेसिक स्पाइन जो है वो भी रेस्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, ये स्पाइन जो आपका पूरा आड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, तो पूरा रिहैब होने में मदद होगी। तो आज ही ये करके देखो, और जब ये करते तब ये आपके एंकल जो है उसको आप पंप करो। तो दिन भर में जो ड्यू टू द ग्रेविटी यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ है, ये पूरा नीचे आ जाएगा। आपका वेरिकोस वेंस है किसी को यहाँ पे, स्पाइडर वेंस, ओके, तो आपके वाइफ को रहेगा, जिनको भी रहेगा, तो उन्हें ये करना है। उससे पहले क्या करना है, एक 15 मिनट के लिए एक बकेट में गर्म पानी लेके उसमें जाड़ा नमक डालना है, और हो सके तो इप्सम सॉल्ट का 10 रुपए का पाउच आता है, वो एक डाल देना है। उसमें पैर डाल के बैठना है 15-20 मिनट तक। फिर एप्पल साइडर आता है, वो लेके जहाँ पे वो वेंस दिख रहे उसके ऊपर पैर पोंछ लेने, उसके ऊपर वो लगाना है, वो एब्जॉर्ब होगा। और फिर उसके बाद ऐसा करके लेट जाना है लेडीज को, और कम से कम 20 मिनट, और फिर ये काफ का भी मूवमेंट चलेगा। तो धीरे धीरे वो सब वेरिकोस वेंस, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, और वो दूसरा करकच नमक बोलते हैं ना, जाड़ा मीठ जाड़ा असतं ना मीठ। आपल्या आपलं. नहीं दूसरा एप्पल साइडर, एप्पल वो क्या करेगा, उसके कैपिलरीज को ओपन ओपन करेगा, फिर वो ब्लड नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी रात को सोने से पहले मुझे 100 बार ये करना ही, ऐसा आप आदत डाल दो। फिर झुकने का कैसा है पोजीशन, तो डायरेक्ट स्पाइन से मत झुको। आपने कभी 2 साल 3 साल के बच्चे को ऑब्जर्व किया है, या छोटे बच्चे को जब वो चलने लगता है, उसको कुछ चीज उठाने के लिए बोलेंगे तो झुकता है क्या, वो बैठता है और उठाता है। तो यही एक्चुअल मूवमेंट है बॉडी का। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इजीनेस चाहिए ना, हमें इतना करना नहीं है, तो हम सीधा झुक जाते हैं। ये मूवमेंट ही नहीं दिया है बॉडी को भगवान ने, कि एक ही 2 ही स्पाइन के ऊपर ये पूरा बॉडी का वेट आप डालो, ये झुकना ही नहीं है। इसीलिए जिम में भी आप देखेंगे तो आपको स्क्वाट पोजीशन में ही
उठना बैठने के लिए बताते हैं, एक्सरसाइज भी हम क्या करते हैं, उठक बैठक ही लगाते हैं। लेकिन फिर मेरे ही बेटे को जब जैसे वो हाथ पैर अगर मैं धो रहा हूँ उसके बाथरूम में, मैं उसको बोलता हूँ अरे आगे झुक, नहीं तो क्या हो जाता है, नल चालू है वो भी, उसके कपड़े भी उसमें गीले हो रहे, लेकिन वो झुकता ही नहीं है क्योंकि उसके ब्रेन में ना वो फीडिंग ही नहीं किया है, वो उसको नेचर संभाल रहा है अभी। लेकिन मैं उसको पिटता हूँ, अरे तू लोग वागता इतना है, वाक ना बाबा, तो हम उसको आदत लगाते कि कमर से झुक, लेकिन वैसा नहीं, उसका बात सही है। तो जो भी काम करेगा ना वो बैठेगा नीचे, ये चीज़ है। फिर हाँ, ये आपका काम बहुत रहता है कंपनी में, कोई चीज़ उठाना है तो क्या हो जाता है, ये पोजीशन में उठाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या करना है, लंजेस पोजीशन में बैठ के उसको लेके फिर उठना है। स्पेशली लेडीज में हम कपड़े धोते हैं, बाद में वो टब उठाने के लिए जाते हैं या पानी फेंकने के लिए, और तभी वो टाइम पे क्या हो जाता है, इधर स्लिप डिस्क हो जाता है। आप डेड लिफ्ट मारते हो, अभी वो सेट बंद कर दिया, बैन कर दिया, डेड लिफ्ट में वही होता है कि आपको झुकना नहीं है, आपको स्क्वाट पोजीशन में जाके वो उठाना है, लेकिन लोग झुक के उठाते, जैसे झुक के उठाते स्लिप डिस्क हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें होता है। तो ये एजुकेशन से ही होता है सब, जितना एजुकेशन लेंगे हमें ये फैक्ट पता चलेंगे और हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हम काम करते हैं तो हमारे जो एल्बो है, वो जो रेस्ट है वो ऐसे नहीं चाहिए, तो वो हाइट आप देख लो, फिर चेयर का अप डाउन करना है आपके, ये रिलैक्स चाहिए। अगर ये ऊपर है मेरा डेस्क तो थोड़ा चेयर को ऊपर कर लो तो ये रिलैक्स रहेंगे। और फीट जो है, जब भी आप सोफे पे बैठे हो या कभी भी आपके फीट जो है ना वो जमीन पे टिके हुए रहने चाहिए। हम क्या करते हैं, व्हील चेयर है ना तो उसके जो स्टैंड रहते हैं ना उसके ऊपर पैर रख देते हैं। आवर बॉडी मस्ट बी इन अ 90 डिग्री, ये स्पाइन टू हिप 90 डिग्री और थाई टू नी 90 डिग्री और फिर एंकल भी अपने 90 डिग्री। तो सोफे पे भी बैठते हैं तो नीचे पैर टिका के ही बैठना है, चेयर पे नहीं हो रहा है तो नीचे पीछे पिलो ले लो, या अगर पीछे बैठ रहे हो और पैर हवा में रह रहे तो पैर पूरे ऊपर ले लो, पालती मार के बैठो। आपका वही आदत है सर बैठने का, बराबर, क्योंकि बॉडी वो स्टाइल में कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन उससे आपको कितना प्रॉब्लम, आप बैठो ना वापस जैसे बैठे थे, चेयर पे बैठो ना आराम से, बस ना, हाँ यस। अभी देखो सर का पोस्चर, नाही सर को ही बोल रहा हूँ मैं, हाँ मागे टेका सर, रिलॅक्स, आणि एका हातावर मगाशी जसं बसलेले, हाँ यस, ये देखो ये हमारा पोस्चर रहता है। अभी क्या हो गया, लीवर कंप्रेशन में चला गया, शोल्डर पे एक्सेसिव प्रेशर आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, और मोबाइल के चक्कर में पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब चला गया। वो 1 घंटा क्या हो रहा है, पूरा कंप्रेशन में है, ब्रीदिंग भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लीवर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मसल स्टिफ हो रहे हैं, हार्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, शोल्डर भी वीक हो रहा है। तो हमें जब तक एजुकेशन नहीं आएगा ना, ये आदत जल्दी नहीं छूटेगी क्योंकि बॉडी को अभी उसका आदत हो गया है। लेकिन एजुकेशन से क्या होगा, मुझे ही पता चलेगा अरे मेरा गलत हो रहा है, मैं धीरे धीरे आदत आएगी। पहले मैं भी सेमिनार्स लेता था ना, जब मुझे ये सब कंसेप्ट में मैंने स्टार्ट नहीं किया था अर्गोनॉमी, तो आई यूज्ड टू गिव सेमिनार्स फॉर 8 आवर्स और मैं भी ऐसे ऐसे ही मेरा होते रहता था, बैक पे नहीं। अभी कितने भी टाइम बोलो, मैं वाइड मेरा स्टांस रहता है। किसी ने पूछा था कि खड़ा कैसे रहना है, तो खड़ा कैसे, वही मैंने बोला कि जैसे विकेट कीपर खड़ा रहता है, कोई प्लेयर खड़ा रहता है, वैसे वाइड स्टांस में ही आपको खड़ा रहना है। लेडीज में भी क्या फैशन स्टेटमेंट हो गया, वो ऐसे ही पैर डाल के बैठती है, लेकिन वो केस में क्या हो गया, आपका पेल्विक तो रोटेट हो गया ना, तो स्पाइन तो एक जगह पे कंप्रेस होगा। स्ट्रेट बैठना ही आपको जरूरी है। बहुत सारी चीजें ड्राइविंग में भी वही है, ये देखो ये, सो आवर फीट्स मस्ट बी लाइक दिस। तो अगर आपका टेबल के हिसाब से हाइट नहीं हो रहा है उतना, तो नीचे कुछ प्लेटफॉर्म ले लो, लेकिन आपका फीट जो है वो कनेक्टेड चाहिए ग्राउंड से, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, ये कुछ वीडियो था, मतलब वो मैडम है ना, वो 5 साल से नीचे पालती मार के नहीं बैठ पाती थी, और हमारे 20 मिनट के सिटिंग के बाद वो पालती मार के भी बैठ गई और उन्होंने वो रामदेव बाबा वाला बटरफ्लाई भी कर लिया। लेकिन उनके घुटने को हाथ नहीं लगाया हमने उनके काफ और बैक को रिलीज किया, उससे उनके घुटने फ्री हो गए। तो ये रूट कॉज होते हैं और ये सिंपल है,
बहुत आप भी सीख सकते हो। तो जितना बोलेंगे कम है सर। दिस इज फ्रॉम माय साइड। यस, थैंक यू। एंड क्लींजिंग का मैं बोलूँ तो हमारा क्लींजिंग का भी कैंप होता है जो रेसिडेंशियल होता है, हमें इतना समय नहीं रहता है। अगर आप खुद के लिए अपना वीकेंड निकालते हो, 2 दिन एक रिसोर्ट पे आप खुद को पार्क करते हो, तो हम आपका ये सब क्लींजिंग करते हैं। लीवर, कोलेस्टेरॉल, गैलस्टोन, किडनी, यूटेरस, बॉडी के पैरासाइट है, बॉडी में बहुत सारे बैड पैरासाइट है, बहुत बड़े, और सब प्रॉब्लम का जड़ ये बैड पैरासाइट ही है। पहले हम वो एरंडी का तेल हमारी दादी रेगुलर लेती थी और वो पैरासाइट्स निकालती थी। उसका खासियत क्या है, वो गुड पैरासाइट को नर्चर करता है और बैड को निकाल देता है। लेकिन अभी हमने वो प्रैक्टिस से निकाल दिया। 80% नेचुरल खाना है, 20% प्रोसेस खाना है। हम नेचुरल खाते ही नहीं है, हम 100% प्रोसेस खाते हैं, और जिसमें वो जल्दी सड़ता है बॉडी के अंदर और बैड सेल पैरासाइट डेवलप होते हैं, वो भी हम क्लियर करते हैं। कॉलन क्लींजिंग है, लंग्स क्लींजिंग भी है। अगर किसी को अच्छी आदतें है तो रेगुलर लंग्स क्लींजिंग कर लिया करो, और उससे भी अच्छी आदत है हर वीकेंड में तो 3 वीकेंड खुद को दो और 1 वीकेंड लीवर को दो, उसका क्लींजिंग करो, तो फिर खाओ पियो ऐश करो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्लींजिंग कैंप भी हमारे रहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। दिस इज फ्रॉम माई साइड। एंड फीडबैक जो है अभी लोग एग्जिट करेंगे, तो फीडबैक के लिए आप क्या कर सकते हो, ये QR को स्कैन करके इसके ऊपर आप फीडबैक्स दे सकते हो। आपके क्वेश्चन है वो भी डालो, ये डेटा मेरे पास आएगा, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, 1-to-1 हम कंसल्ट भी करेंगे। सर यस, क्वेश्चन बसताना चेअर कशी पाहिजे, एकदम हार्ड वाली की सॉफ्ट कुशन? बसताना चेअर जे आपल्या जुन्या लाकडी चेअर होत्या बघा 90 डिग्री, तशीच चेअर पाहिजे। हे जेवढं पण येतंय ना, म्हणजे आता मी हैदराबादला कॅम्प घेत होतो, आय वॉज कंडक्टिंग हेल्थ कैंप एट हैदराबाद। वो डॉक्टर्स लोग ही है सब, वो सब MD MBBS डॉक्टर्स ने 15 लोग इकट्ठा आके एक रिसोर्ट बुक किया, हमें बुलाया, हमने उनका क्लींजिंग और पूरा बॉडी पोस्चर करेक्शन किया। तो वो टाइम पे एक के पास मर्सिडीज था और एक BMW लेके आया था। तब हमने बोला कि आपका चेयर ऐसा चाहिए, आज के जो सोफे आए हैं उसमें हम ऐसा बैठते हैं, बकेट सीट है, तो बकेट सीट से आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसने बोला ये बकेट सीट तो महंगे वाले कार में आता है ना, आप बोलेरो में जाएंगे, जीप में जाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट सीट रहता है, वो कंफर्टेबल हमें नहीं लगता है। तो वो देखते हैं कि वो इतना माइक्रो लेवल पे मार्केट क्रिएट कर रहे हैं कि इसका पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है ना, ये मर्सिडीज ले रहा है, तो उसको बकेट सीट दे दिया। उससे क्या होगा, उसको उतनी बड़ी बीमारियां स्टार्ट होगी। बकेट सीट में क्या है, स्पाइन पे कोई लोड नहीं आएगा, ये मुझे रिलैक्स लग रहा है ऐसे चल, लेकिन उसका डायफ्राम चला गया ना कंप्रेशन में, उसका सब विसरल कंप्रेशन में, वो घंटों वैसे ही बैठा है आराम से, उसका ब्रीदिंग 20% ही हो रहा है, वो नाभि तक ब्रीदिंग ही नहीं हो रहा है, उसका स्टमक इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है ब्रीदिंग में। ब्रीथ तो क्या है, इसीलिए आप देखो कि भगवान ने हमें सांसें गिन के भेजा है ना, हमारी लाइफ स्पैन कम क्यों होते जा रहा है, बिकॉज हमारा ड्यूरेशन जो है ना सांसों का वो कम होते जा रहा है। और वही किसी योगी को आप देखेंगे तो उसका जब वो सांस लेता है तो उनका पेट भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, वो डीप ब्रीथिंग हम लेते ही नहीं, हमने एक सांस को 4 सांस में डिवाइड कर दिया, तो उसको वो सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लीवर का फंक्शन कम होना, किडनी स्टोन, ये सब स्टार्ट हो जाता है उसको। तो इसीलिए कौन सा है, जो पुराने सोफे थे ना जो सागवान के बनते थे, अभी हम उनको निकाल दे रहे हैं और हम वो फोम वाले सोफे लेके आ रहे हैं जिसमें हम पूरा फंस जाते हैं। सोफा कितना चाहिए कि मेरे पैर जो है ना वो जमीन को लगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कंफर्ट के नाम पे सोफे का लेंथ वो विड्थ बढ़ाते बढ़ाते अभी 2-2.5 तक फीट तक लेके गए उसको। वो केस में मेरा घुटना नीचे नहीं लगता है, फिर पीछे पिलो रखो, तो वो केस में हम ऐसे हो जाते हैं, हम ऐसे ही टीवी देख रहे हैं, नेक रेस्ट भी दे दिया उसको, तो लंबर तो यार आपको फील भी होता रहेगा, यहाँ पे हीट हो जाता है मसल ना बहुत, बाद में आप सीधा होने जाते हैं तो क्रैम्प आता है, लेकिन वो सब साइकोलॉजिकल, इसमें रील देखते देखते हमें वो पता ही नहीं चलता। तो मेडिकल साइंस अलग है और फार्मा माफिया ये एक अलग ही कंसेप्ट है, जो बुरी आदतें हमें इम्बाइब कर रहे हैं धीरे धीरे, और वो हमारा योगा यहाँ से सीख के उधर उनके लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे सब फैशन डाल रहे हैं। ये शूज के वजह से इतने प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपका फुट स्कैनिंग कर लो कि भाई मैं सही साइज का शूज पहन रहा हूँ क्या। हमें क्या लगता है जितना टाइट है उतना अच्छा है,
सिर्फ साइज उसमें आपको एक साइज बड़ा लेना है, आपके फिंगर जो है ना वो फ्री चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए शूज में, उतना आप खाली देख लो। और बाकी डिफॉर्मिटी है तो शूज वही रहेंगे आपके सेफ्टी शूज, खाली उसमें हम क्या करेंगे सोल डाल देंगे। आपका जब फुट स्कैनिंग का कैंप होगा तो वो हिसाब से आपको सोल दे देंगे, तो आपका पैर इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है वो पैरेलल हो जाए, ये हिसाब से उसे सोल देके, या सिलिकॉन सोल आते वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके पैर के हिसाब से वो एलिवेशन ले लेते, वो भी हम आप सबको दे सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है? रात्री झोपताना राईट साईडला झोपायचं का लेफ्ट साईडला का असं डायरेक्ट सीधा सोना ही अच्छा है, उसमें भी और बोलते हैं कि पेट के बल सोना ये और अच्छा माना जाता है, जिसमें आपका क्या है ये न्यूट्रल रहता है, इसके ऊपर कुछ लोड नहीं रहता है। लेकिन हर एक का एक ड्यूरेशन है कि कितने टाइम के लिए, मतलब 45 या मैक्सिमम 60 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, पोजीशन चेंज होना चाहिए। और सीधा सोते हो तो आपको मैंने जो बोला है कि आपको रिजिड प्लेटफॉर्म पे वो पिलो पैर के नीचे लेके और बैक से पिलो लेके आपको सोना है। अभी वो आदत हो जाती है ना, अगर क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में सोने की आदत क्यों बढ़ गई, क्योंकि हम खाते और सोने के लिए जाते हैं। अभी आप राइट साइड पे सोएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा एसिड जो है वो ऊपर आने लगता है, वो पेट में नहीं जाता है, तो एसिडिटी लगता है, जलन होती है, अनडाइजेशन होता है। तो आयुर्वेदा में भी बोला है ना कि लेफ्ट साइड पे सो जाओ, तो हम लेफ्ट करवट पे ही सोते हैं, तब वो एसिडिटी होना जलन होना बंद हो जाता है। तो आदत पड़ गई लेफ्ट साइड पे, फिर वैसे ही सो जाता है। लेकिन वही आपने 7 बजे 8 बजे खा लिया और रात को तब पेट एम्प्टी आपका, तो आप कैसे भी सो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। ये आदत गिर गई है ना, ये आदत ही बॉडी की हमें चेंज करनी है। यस और कोई क्वेश्चन है किसी को? ऑनलाइन वैभव? I was going through a pain through my neck last 2-3 days. So I went. My friend took me to a person. I don't know who is doctor, but he fiddled with my toes. So request किया, but उससे वो ठीक हो गया. So is that the right way or not? Right way ना. He was a chiropractor. Chiropractor not in India, but actually it No, was. I don't think so. He used to crack your ankles or Ankles, no. Basically, he deal with my toes. You know, Toes. twisted it and fiddles with it. so that's why Then that gave. I mean, I was relief to your neck. Yeah. अगर किसी को नेक पेन है, आपको क्या करना है, उसको लिटाओ। मैं आपको अभी एक सिखा देता हूँ। सो लिटाओ, उसके एंकल को जो है ना, फीट को है वो ग्रैब करो हाथ में प्रॉपर और मूव करो उसके एंकल, ऐसा ऐसा ऐसा, और उसे बोलना है कि ये स्ट्रेट रखे नेक और हैंड। तो आप देखेंगे उसका पूरा स्केलेटल एनाटॉमी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और वो भी आप उसको 30 बार मोबिलाइज करेंगे ना, तो भी उसका नेक पेन चला जाएगा, उसका नेक उसी में अलाइन हो जाता है वो मूवमेंट में। तो एवरी थिंग इज कम टू योर फीट। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो उसने 2 लाख रुपया खर्चा कर दिया था अब तक माइग्रेन में, सिटी स्कैन किया, ये किया वो किया। और जब भी मैं आया, मैंने देखा उसका पोस्चर, वो 20 स्टेप चल के आया, तो उसने बताया ये वो, मैंने सब सुन लिया। मैंने बोला माइग्रेन कितने पैसे में ठीक करना है, 200 रुपये में करना है कि 2000 रुपये में करना है? तो बोले सर 200 क्या 2000 भी चलेगा। तो मैंने बोला आपका जो पॉकेट आपको जो अलाउ करता है, आप खाली आपका शूज़ लेके आओ। मैंने देखा उसका शूज़ एक साइड से पूरा घिस गया है, तो वैसे ही यूज़ कर रहे हो उसको। मैंने बोला इसको चेंज करो। मैंने सोल नहीं लिया, कुछ नहीं, सिर्फ उसको शूज़ चेंज करने के लिए बोला। और मैंने बोला सादा शूज़ लो। उसने 200-300 रुपये का शूज़ लिया, यूज़ किया। 8 दिन के बाद आया, सर मेरा माइग्रेन बंद ही हो गया। फिर वो मेरे इसमें आए, फिर मेरा सब सुनने लगे, फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। बिकॉज जब ट्रीटमेंट करते हैं तब ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपकी बॉडी रिलैक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उनको कस्टमाइज सोल भी दे दिया, 1000-1200 रुपया लगा उसको। और अभी वो आर्चून का मेंटेन हो रहा है, घर में यूज़ करने के लिए स्लीपर दे दिया। बिकॉज फ्लैट फीट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हम चाइल्ड में भी रिहैब करते हैं, अभी स्कूल के लिए भी हम कैंप लेते हैं। तो ये सब कब से हो रहा है? ये बचपन से ही हो रहा है। अभी मैंने बहुत से लड़के मैंने देखे ना, ऐसे नॉक नहीं रहता है। फिर मैं पूछता हूँ ये कब से? नहीं, ये मुझे बचपन से, जन्म से नहीं है। ये क्या हो गया है कि 3, 7 और 12 ये एजेस में ना हमारा 270 बोन्स का
206 बोन जब होता है तो ये फ्यूज होने लगता है। तो बॉडी हमारा वर्किंग जैसा है वैसा एनाटॉमी ले लेता है। तो अभी ये आर्च दिया है ना भगवान ने हमें, बट हमारा जमीन से कांटेक्ट नहीं है, तो शॉक एब्जॉर्बर ही नहीं है नीचे। रिजिड फ्लोर जो है हमारा, या फिर नीचे भी जाते हैं बच्चे तो रोड पे है या पेवर ब्लॉक पे या कोबा पे ही वो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। तो जब हम जंप करते हैं तो नीचे शॉक एब्जॉर्बर ही नहीं है, रिजिड सरफेस है, तो धीरे धीरे ये आर्च क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ये शॉक एब्जॉर्बर दिया है ना, वो कोलैप्स हो जाता है और बोन्स वैसे ही फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए फ्लैट फीट का अभी प्रमाण जो है वो बहुत बढ़ गया है कि आपको 70% चिल्ड्रन में आपको फ्लैट फीट दिखेंगे। और उसका दूसरा कॉज क्या है, हमने चप्पल यूज करना बंद कर दिया, हम उनको क्रॉक्स देते हैं। चप्पल में आपको क्या करना पड़ता है, ग्रिप के लिए ये ग्रिप रखना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली आर्च मेंटेन रहता है। पहले तो पादुका हुआ करते थे, वो टाइम पे तो साइड में भी सपोर्ट नहीं है, आपको पूरा अगले 2 उंगली के बीच में ही वो होल्ड करना है। उससे क्या होता था, आपका आर्च मेंटेन होता था पैर का चलते वक्त। अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि पादुका पे हम चलेंगे। फिर चप्पल आ गया, उसको सपोर्ट दे दिया थोड़ा, अभी वो भी छोड़ दिया, हम क्रॉक्स में आ गए या शूज में आ गए। तो उसमें तो क्या है कि ग्रिप ही नहीं है ना, पैर पूरा रिलैक्स है, तो इजीली आर्च कोलैप्स हो जाता है। और पहले फ्लैट फिट, जिसका बहुत रेयर फ्लैट फिट रहता था, और फ्लैट फिट है तो लड़की देखने जाते तो देखते थे इसका फ्लैट फिट है क्या, उसको रिजेक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि ये कभी जमीन पे गई ही नहीं है, इसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है आराम का। अभी वो फ्लैट फिट हो गया तो क्या होगा, एवरीथिंग कम्स टू योर फीट। तो फ्लैट फिट हो गया तो जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, पूरा एनाटॉमी चेंज हो जाएगा। तो ये तो काम नहीं करेगी, लेकिन ये 30-35 साल के बाद सबको काम पे लगाएगी, क्योंकि इसको दुनिया भर की सब बीमारियां हो जाएगी। तो ये लेडीज में क्यों देखते थे, बिकॉज तब जेंट्स तो यूज टू थे ना, वो तो बाहर जाना ही पड़ता था, वो काम करते थे, उनका फिजिकल एक्टिविटी था, वो जमीन के कांटेक्ट में आते थे, किसान तब ज्यादा रहते थे। अभी क्या हो गया, हर घर में वैसा हो गया, लेडीज में तो है और जेंट्स में भी है, बच्चों में भी है। तो ये सब एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है, ये जो नहीं है हमारे यहाँ पे। ओके, तो ये QR हो गया स्कैन सर, QR कोड स्कैन सब कर लो। वैभव जी, इसी के साथ Yes, अगर यस हाँ कोई क्वेश्चन है और किसी को? Anyone who is having any question who is on online mode? Hi Ashish, once again Mridul Chaturvedi. यस सर, यस। कैन यू प्रॉब्लम है Ashish. स्टार्ट योर कैमरा सर? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम के वजह से मेरा भी आप जर्नी देखेंगे। सो आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर एंड Okay. मैंने मेडिकल के लेक्चर्स भी अटेंड किए और इंजीनियरिंग के भी अटेंड किए हैं। तो एज अ थर्ड पर्सन व्हेन आई वाज अटेंडिंग द मेडिकल लेक्चर, मुझे वो पता चलता था कि जिसका नॉर्मल नी पेन है उसको ये क्या बोल रहे हैं, नीचे मत बैठो, वेस्टर्न यूज करो। मतलब क्या कर रहे हैं उसको, और नॉर्मल नी पेन को ऑपरेशन तक कैसे लेके जाना है, ये सब प्रोटोकॉल उसमें चल रहा है। तो आप अगर किसी साइकिल का चेन यूज ही नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसमें जंग लगेगा और एकदम से 2 साल बाद उसको आप पेडल मारेंगे तो वो टूट जाएगा, बराबर, फिर वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे वो स्टॉक मार्केट के प्रोफेशन में मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, किडनी स्टोन ये सब हो गया। मैंने एर्गोनॉमी का कभी सोचा नहीं था। देन एलोपैथी के पास न जाते हुए मैं कायरोप्रैक्टर के पास गया, और जब कायरोप्रैक्टर ने मुझे ठीक किया और मैंने वो सब कंसेप्ट समझ लिया, देन मैंने देखा कि ये हर घर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं खुद वो लर्निंग स्टार्ट किया, मैंने उसमें कोर्सेज भी किए, खुद को ट्रेन किया, फिर मैंने बैचेस स्टार्ट किए, मेरे एक टीम बनाया और वो ट्रेनिंग्स भी मैं लेता हूँ। तो ईच एंड एवरी पर्सन, उसका कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड ना हो, उसका कोई भी है जो 70 भी है, वो ये सब चीज़ें सीख सकता है और दूसरे का बॉडी अपने हाथ से भी अलाइन कर सकता है। तो ये मिशन हर घर हीलर भी मेरा चलता है। तो मैं वही बोलता हूँ कि हर कंपनी में ऐसे 1-2 रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे ना, तो अपने 70% मॉब को वो उधर ही एप कर लेंगे। ओके. तो ये सब प्रॉब्लम मुझे थे सर। एक्चुअली ये जो वर्ड मैंने सुना था कायरोप्रैक्टर, ये मैंने वर्ड सुना था वंस 2 या 2.5 साल पहले। हमारे कजिन रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने बताया था कि कायरोप्रैक्टर को दिखाइए, तब उसके बारे में सर्च करना शुरू किया।
इंडिया में मेरे हिसाब से काफी कम है कायरोप्रैक्टर, और काफी अच्छी मतलब अभी तक तो सिर्फ मेट्रोस वगैरह में ही सुने थे, आप अभी नासिक में मेरे को दिखाई दिए। तो मेरा एक क्वेश्चन यही रहेगा कि वडोदरा में कोई है जहाँ पे मैं, वडोदरा या भोपाल? यस सर, मैं कनेक्ट दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पे कोई कायरोप्रैक्टर कनेक्ट देखता हूँ, या आप खुद के लिए 2 दिन निकालते हो। अभी नासिक में आपने 22 और 23 मार्च को एक हेल्थ कैंप रखा है, नासिक के सबसे बेस्ट रिसोर्ट में रखा है, साधना विलेज करके। तो 2 दिन खुद के लिए निकालो आप। वो 2 दिन में ना आपका पूरा ह्यूमन गैरेज का जो प्रोटोकॉल है, जो सर्विसिंग है, वो पूरा हो जाता है। उसमें आपका बॉडी का अलाइनमेंट है, क्लींजिंग है, वो सब हो जाता है। और आपको हम वहाँ पे एजुकेट भी कर देते हैं कि घर पे जाने के बाद आपको क्या करना है खुद को अलाइन रखने के लिए। और मैं बोलता हूँ हर 3 महीने में आप एक विजिट हमारे सेंटर को 2 घंटा निकाल के दे सकते हो, जिसमें हम आपका अलाइनमेंट करके दे देंगे। और उससे भी ऊपर जाके अभी मेरा 3 दिन का हेल्थ ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, उसमें 60% ऐसे लोग हैं जो खुद पेशेंट है लेकिन वो सीखने के लिए आए। वो 3 दिन में सीखे के भी खुद ठीक भी हो जाएंगे, खुद का भी कर लेंगे और दूसरों का भी करेंगे, और उसमें से उनको एक अर्निंग सोर्स तो ठीक है, लेकिन एक हीलिंग वो डिलीवर करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज आई कैन टेक माई गारंटी। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि इसको ये मेडिसिन लिख के दे दिया, वो आपके बॉडी को हाथ लगाने वाला है ना, तो वो रूट कॉज हील करने के लिए आपके बॉडी को प्रॉपर रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ये सर ने अभी बोला कि वो कायरोप्रैक्टर ने मेरे एंकल पे काम किया तो मेरा नेक पेन जो है ना वो बंद हो गया, क्योंकि डिफॉर्मिटी वहां पे था। तो ये जो इमेज आपके सामने है ना, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काम मैं करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए बॉडी अलाइन हो जाएगा। ओके, तो वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो आप फ्लैट फुट की बात कर रहे थे, फ्लैट फुट की, तो इसमें बेसिकली अगर मेल्स को देखेंगे, दैट टू इंडस्ट्रियल मेल्स जो कि किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको सेफ्टी शूज तो नहीं पहनते। तो सेफ्टी शू जो है वो किस तरीके से मतलब इनर सोल उसका रहे जो कि फ्लैट फुट को बचा सके? सर अभी आपने ये टॉपिक छेड़ा ही है, लेकिन इंडस्ट्री में जब मैं लेक्चर लेता हूँ ना, आई यूज्ड टू टेक दिस टॉपिक, बिकॉज इसमें अगर मैंने अभी मैं आपको अवेयर कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने अगर एम्प्लॉयज को बोला कि आपका फुट स्कैन करो और आपके पैर के हिसाब से कस्टमाइज सोल आप लो और फिर उसके हिसाब से आप शूज का साइज डिफाइन करो, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वो किसके ऊपर आ जाएगा सर? कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट। हाँ, अभी उसका कॉस्टिंग क्या है? हाँ, अभी जितना सीवियरिटी है वो हिसाब से वो 800 रुपए से लेके 7,000 रुपए तक कस्टमाइज सोल है। अभी चलो मैं उतना नहीं बोलता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक एम्प्लॉय के पीछे फिर कंपनी को शूज भी चेंज करना पड़ेगा और सोल भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार खर्चा हो जाएगा। तो ऐसा अगर मैं बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो मेरा काम है अवेयरनेस देना, और फिर जिनको वो समझ में आता है ना वो खुद मेरे पास आते हैं, अपने ऊपर खर्चा करके वो जाते हैं। बट मेरा मोटिव यही है कि जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे कंपनी ने इन हाउस कायरोप्रैक्टर रखे हैं, वैसे हमारे इंडस्ट्रीज में अगर वो अवेयरनेस आता है और पहले दिन जब एम्प्लॉय आता है उसी दिन उसका फुट स्कैनिंग करके फिर उसके हिसाब से उसको सोल और शूज हमने दे दिए, तो आगे जाके उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और चाइना में, कोरिया में, यूएस में ये सब प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। चाइना में आप जाएंगे ना तो पहले आपका फुट स्कैनिंग होता है एम्प्लॉय का, और उसका अर्गोनॉमी ठीक करके ही उसको जॉब के ऊपर खड़ा करते हैं। इसीलिए वहाँ पे इफिशिएंसी उतना ज्यादा है। ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दिया जाता है। अभी आप बैठे हो सर, आपका भी नेक देखेंगे तो वन साइड टिल्टेड है। वो टिल्टेड ही क्यों रहता है? बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिस अलाइन है। तो ये केस में अगर आपको सीवियर नेक पेन हो रहा है और आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, आपका माइग्रेन कंटिन्यू है, और वो अगर एक ही क्वेश्चन आपको 4 बार पूछेगा, चौथी बार आप उसके ऊपर चिढ़ जाएंगे और वो डील आपका खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पेन में हो। ये चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आईटी को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े ब्रांड जो है ना, वो ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। Vaibhav, that's a point to be noted that we are, since we are growing, we should also project कि ये एक
मैं काफी टाइम से ये ढूंढ रहा था कि कायरोप्रैक्टर कहाँ पे मिलेगा। मेरे लिए तो एक वरदान साबित हो सकती है ये चीज। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड राजेंद्र टू शेयर आशीष नंबर टू विद मी सो दैट मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। राइट सर, राइट सर, यस सर। थैंक यू सर। बिहाइंड Thank you. मतलब ये जो एक्टिविटी मैं करता हूँ सर, उसके पीछे मेरा मोटिव यही है कि कंपनी एक्टिव इनिशिएटिव लेके फुट पोस्चर पे काम करे एम्प्लॉय के, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक तो टेम्पररी है सर। मैंने आपका अभी बॉडी अलाइन तो कर दिया, बट व्हील अलाइनमेंट ही नहीं किया है, तो अगेन क्या हो जाएगा, अगेन आपके डेली वर्किंग में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए वैसे हो जाएगा। हाँ, तो ओनली वंस वी हैव टू डू द ह्यूमन गैरेज प्रोटोकॉल, कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी, और जब वो अलाइन करने के बाद हम उनका बेस अलाइन कर देंगे तो वो आर्किटेक्ट जो बेस में देखता है ना सब, तो वो ऊपर का बिल्डिंग फिर मेंटेन रहेगा ऐसा। तो ये करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली मैं अगर वैभव से बोलूं तो वैभव दिस इज GH ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर रिटर्निंग द मशीन टू इट्स कौन सी ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन। तो टीवी हम का ये लेसन लर्न हुआ। Our job is to bring back to nature. Yes sir, yes, थैंक यू वेरी मच जो आपने इतनी सारी चीजें बताई। आई वुड लव टू कांटेक्ट विद यू एंड मेरी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो तो मैंने अभी शेयर करी। बैक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, तो वो और फ्लैट फुट भी मुझे लगता है कि है, थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा फील होता है। तो आई वुड डेफिनेटली लव टू हैव अ वर्ड विद यू और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर जैसा भी रहेगा, और अलग से मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच आशीष एंड थैंक यू वैभव एंड राजेंद्र कि आपने इतना अच्छा सेशन रखा। थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you sir, thank you for active participation and praising. It's all credit goes to Mr. Ashish because this topic is very nicely explained by him. Being a new concept is for all of us, and you are also very nicely explained as a human GH. That is a very good concept. yes, human garage. Thank you. And sir, next time try to organize physical activity in your company also. We'll used to come, वहाँ पे हम खुद का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं और रिहैब करके वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं, और ये भी बहुत जरूरी हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी हो गया। नाउ यू गॉट बिलीव ऑन मी, सो फिजिकल सेशन हम थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे। Sure, definitely, we'll do definitely. थैंक यू सर। So thank you very much, Ashish. Now I request Rajendra, please enter the session with key takeaway and vote of thanks. सो थैंक यू वैभव। ये अभी जो सेशन हुआ है डॉक्टर आशीष सूर्यवंशी, इन्होंने जो भी सेशन लिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे एक्सलो टीम की ओर से। और जो आज के सेशन का जो की टेक्स्ट था, जब ह्यूमन गैरेज जो कंसेप्ट आपने बताया और इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर, उसमें जो अलग अलग डिसीज होते, ऑक्यूपेशनल इलनेस होते, उसमें जो भी आपने बताया उसके एनालिसिस, मतलब कैसे क्या होता है बॉडी अलाइनमेंट का मेन रूट कॉज क्या है। तो हम सब इंजीनियर से यहाँ पे सब मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, तो एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस आपने देके एक्चुअली ये सिम्टम्स जो है उसका मेन रूट कॉज क्या है वो हमें अंडरस्टूड हुआ। तो वो एक एजुकेशनल पार्ट ऑफ हमने वो नया सीखा। उसके अलॉन्ग विद आपने हर बॉडी पार्ट्स का, नेक का, वेस्ट का, रिस्ट का, सब जो आपने स्ट्रेच या एक्सरसाइज बताया वो भी हमारे लिए डे टू डे लाइफ में हम वो एक्सरसाइज करेंगे, और वो भी हमारे लिए बॉडी अलाइनमेंट और हमारा बॉडी जो है वो मेंटेन सस्टेन रखने के लिए वो हमें बहुत यूज़फुल रहेगा। तो वो भी हम सबकी ओर से मैं वो भी हम करेंगे, ऐसा आपको एक मतलब कमिटमेंट करते, और सबकी ओर से मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद कहता हूँ। फॉर्मेलिटी बहुत होगी सर। ओके, सो अगेन मिलेंगे हम सब लोग। ये एक मिशन लेके मैं चल रहा हूँ, आप सब लोग जुड़ेंगे तो हम हर एक एम्प्लॉय तक उसको पेन फ्री लाइफ डिलीवर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
आप सब वो स्कैन मतलब QR कोड स्कैन कीजिए All are requested to please click on that link and give feedback so that sir will connect with us. So it will be helpful for all of us. Okay, Yes. okay. Done. थैंक यू Thank you. Thank you. QR है दिस इज QR यस ठीक आहे मग केलं sir. एंड अप करू आपण थँक यू ऑल Thank you, team.